नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। ये सीरीज बना रहा हूं मैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 1 से लेकर 15 अध्याय तक, क्योंकि ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए, फिर सभी बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए, सभी बीएमएस डॉक्टर्स के लिए, न कि पूरे पूरे सभी जन को, मतलब सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को वाग्भट का जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान है वो पढ़ने से बहुत ही अपनी अपनी हेल्थ के बारे में फायदा मिलने वाला है। आज का तो वीडियो बहुत बेहतरीन है। ये जो चैप्टर है वो आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है दोष धातु मल विज्ञान, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो दोष हैं उनके बारे में डिटेल से वाग्भट ने बातें कही है। तो आज हम चालू करते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 की आज बात करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम आगे चलते हैं। ये देखिए, यहां से मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं। ये वेलकम हो गया 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो आज का चैप्टर है एकादश अध्याय दोष आदि विज्ञानी। ठीक है, तो इस अध्याय में दोष, बायो एनर्जीज, वात पित्त कफ धातु, सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और मल मूत्र पुरीश एंड स्वेद, यूरिन स्टूल एंड स्वेट, इसके बारे में सामान्य कर्म क्या है, उसके साथ साथ उसके जब हाइपर एक्टिविटी हो जाए, वृद्धि हो जाए, पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट वृद्धि का, और क्षय मतलब डेफिशिएंसी होती है तो उसका लक्षण क्या मिलता है, और इसके साथ साथ सप्त धातुओं के बाद हमारी इम्यूनिटी जिससे बनती है उसको आयुर्वेद की कंसेप्ट है ओज। तो ओज के बारे में भी यहां पर चर्चा की गई है। शारीरिक दोष वाग्भट 3 कहते हैं, वात पित्त और कफ। अविकृत मतलब प्राकृत, जो फिजियोलॉजिकल उनकी जो एक्शंस है, वात दोष क्या काम करता है हमारे शरीर में। वात दोष हर प्रकार की हलचल जो होती है, बाह्यतः हाथ पैर में हिलाता हूं तो ये वात दोष के कारण होता है। हृदय की धड़कन है, सांस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ऑल द सटल एंड ग्रॉस मूवमेंट्स आर कंट्रीब्यूटेड टू द वात दोष। इट कैन बी कंपेयर्ड, तुलनात्मक तरीके से हम नर्वस सिस्टम के द्वारा भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। ज्यादातर वाग्भट क्या लिखते हैं, उच्छ्वास एक्सपिरेशन, निश्वास इंस्पिरेशन, चेष्टा हर एक तरह की हलचल, एनी टाइप ऑफ द मूवमेंट, वेग प्रवृत्ति जैसे हमारी नेचुरल अर्जेस होती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, जैसे कि यूरिनेशन हो, डिफिकेशन है, मूत्र की संवेदना, मल की संवेदना, भूख लगने की संवेदना, ये अर्जस निर्माण करने में, वेग प्रवृत्ति करने में वात दोष का संबंध है फिजियोलॉजिकली। और इंद्रिय विषय जो ग्रहण करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, इससे सांस लेते हैं नाक से, और जबान से रस का ज्ञान होता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। ये सब के लिए अविकृत मतलब फिजियोलॉजिकल वात दोष जिम्मेदार है। अविकृत पित्त दोष क्या करता है, पहले तो डाइजेशन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, जो भी पचन व्यापार है पूरे, मतलब प्राइमरी डाइजेशन हो या टिश्यू लेवल का मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, इन सब के लिए ये फिजियोलॉजिकल अविकृत पित्त दोष काम करता है। मेधा, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उधर भी पित्त दोष का संबंध है। बुद्धि, अस्थूलता मतलब मीडियम बॉडी बिल्ड जो बनती है वो, क्योंकि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों एक साथ साथ चलते हैं पित्त दोष में। दर्शन मतलब जो भी विजन की जो एक्टिविटी है वो पित्त के द्वारा होती है। सुकुमारता मतलब ये डेलिकेट पर्सनैलिटी या डेलिकेटनेस आ जाता है जब जहां भी पित्त दोष का संबंध है। कांति, कलर का, स्किन एंड कलर का कॉम्प्लेक्शन उसके ऊपर निर्भर होता है। और दर्शन, विजन इज नेसेसरीली द फंक्शन ऑफ द पित्त दोष। अविकृत कफ जो है उसके द्वारा हमारे शरीर में ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ, न्यूट्रिशन, दृढ़ता, स्निग्धता, अंचसनेस, लुब्रिकेशन, ये कफ दोष से होता है। सहनशीलता, टॉलरेंस बन जाता है। संधियों को, जोड़ों को मजबूत करना, और मेंटली भी वो पीसफुल रहते हैं। क्षमा, फॉरगिवनेस, जो दूसरे पर मतलब दया बुद्धि रखकर उसको क्षमा कर देते हैं, उसकी जो फॉल्ट्स होते हैं, जो गलतियां होती है उसको माफ कर देते हैं। ये अविकृत कफ के द्वारा ही हो सकता है। अभी अब जब ये वात पित्त कफ, वात बिगड़ जाएगा तो क्या करेगा, वात जब ज्यादा बढ़ जाता है इसकी एक्टिविटी तो शरीर कृश बन जाता है, वेट लॉस हो जाता है, कालापन, शरीर का जो कलरेशन जो है वो निकल जाता है, कालापन आ जाता है, ब्लैकिश कलर। उष्ण कामता, इच्छा निर्माण होती है, क्योंकि वात वृद्धि से शीत गुण का वृद्धि होती है, और पेशेंट को लगता है मेरे को ठंड लग रही है तो मेरे को वार्म वार्म कर दीजिए, कहीं गर्म गर्म पीने के दीजिए, मेरे को ज्यादा ब्लैंकेट दे दीजिए। तो वात वृद्धि का ये लक्षण है। ज्यादातर सिनाइल जो पेशेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन जो है, उनको ये वात वृद्धि के लक्षण उसमें मिलते हैं। कंप, ट्रेमर्स, सिनाइल ट्रेमर्स तो आप जानते हैं, मलावर, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, निद्रानाश, इंसोम्निया की शिकायत बुढ़ापे में ज्यादा आती है। क्षयजन्य, जब वात कम हो जाएगा तो शरीर में शिथिल बन जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा,
अल्प भाषण, जो बोलने के लिए भी जो एक प्रकार की एनर्जी चाहिए वो निकल जाएगी। संज्ञा, मोह, मतलब कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ब्रेन में। कफ वृद्धि के लक्षण मिल जाएगा आपको, मतलब ज्यादा स्टैग्नेशन बन जाएगा, किसी की तरह से एक्टिविटी कम हो जाएगी। पित्त जो है वो, पित्त बढ़ने से, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ने से भूख बढ़ती है, प्यास ज्यादा लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट आ जाता है, दाह पूरे शरीर में बर्निंग हो जाएगा। इसके कारण, इरिटेशन के कारण अनिद्रा, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी। और मलमूत्र, नेत्र, त्वचा, इन सब में पीला रंग आ जाएगा। पीला रंग जो है ना वो पित्त का निदर्शक है। जैसे कि जॉन्डिस में आप जानते हैं कि पीला, कंजंक्टिवा बिकम्स द पेल एंड येलो कलर का हो जाता है। उसका पित्त दोष, उष्ण तीक्ष्ण है तो पचन व्यापार होता है। जब पित्त कम हो जाएगा तो अग्नि डेवलप नहीं हो जाएगा, हमारी एंजाइम्स की एक्शन नहीं हो जाएगी, हॉर्मोन्स की एक्शन नहीं होगी, तो मंदाग्नि हो जाएगा। शीतता, पूरे शरीर के एक प्रकार की ठंडापन आ जाएगा। और जो है जो कलर और कॉम्प्लेक्शन वो है निकल जाएगा, मतलब वो इसकी कलर, वर्ण की और कांति की हानि हो जाएगी। कफ वृद्धि से क्या हो जाएगा? मंदाग्नि। कफ वृद्धि भी शीत गुण का है, गुरु गुण का है, तो मंदाग्नि हो जाएगा। निद्राधिक्य, ज्यादा निद्रा आ जाएगी, पूरे शरीर में एक प्रकार का जड़पन आ जाएगा, गुरुता, आलस्य पैदा हो जाएगा। ये पैथोलॉजिकल है, ध्यान से सुनिए, वृद्धि और क्षय पैथोलॉजिकल है। हाँ, यहाँ पर क्षय का मतलब ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, डेफिशिएंसी है। तो आलस्य, श्वेतता, व्हाइट कलर, शीतता, श्वासकास, ब्रेथलेसनेस, सर्दी जुकाम की शिकायत, और लालास्त्राव ज्यादा बढ़ जाएगा। कफ कम होने से, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, तो भ्रम, गिडीनेस आ जाएगा, रुद्रव, पल्पिटेशन, ये लक्षण मिल जाएगा आपको, अरिथमिया हो जाएगा, क्योंकि वात वृद्धि होती है। जब भी हम कफ क्षय की बात करते हैं तो वात वृद्धि एंटेगोनिस्टिक है। वात और कफ क्या है? विरुद्ध गुण कर्म के ये घटक है हमारे शरीर में। वो बैलेंस, फिजियोलॉजिकली वो तो बैलेंस्ड है, जब पैथोलॉजी हो जाएगी तो पैथोलॉजिकल उसके लक्षण मिल जाएंगे। संधियों में, जॉइंट्स में शिथिलता आ जाएगी, और कफ के जो स्थान है उसमें एक प्रकार का रिक्तता आ जाएगी आपको। उरक कंठ शिरा, क्लोम पर्वाणी, आमाशय रसा, मेदो घ्राणम च जीवाच, कफस्य सूत्रामुरहा। ये जो कफ के स्थान मैंने श्लोक में बता दिए हैं, उस सब में मतलब पूरा प्रदेश है, चेस्ट रीजन है, हाँ, कंठ, शिर, ब्रेन रीजन, उस सभी रीजन में आपको एक प्रकार का खालीपन महसूस होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है। चिकित्सा क्या करेंगे? वृद्धि में चिकित्सा कैसे करते हैं? पित्त और कफ वृद्धि में लंघन देते हैं, और अपतर्पण चिकित्सा करते हैं, मतलब थोड़ा सा खाना खाने में फास्टिंग वगैरह लगवा देते हैं। वात वृद्धि में अपोजिट है। वात वृद्धि में हमें संतर्पण करना है और ब्रूहण करना चाहिए, मतलब सब तरीके की न्यूट्रिटिव ट्रीटमेंट हमें देनी चाहिए, जिससे न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। क्षय जब हो जाता है तो क्षय में, पित्त कफ में क्षय में ब्रूहण करना चाहिए, और वात क्षय में लंघन करना चाहिए, क्योंकि वात क्षय का मतलब कफ वृद्धि, और कफ वृद्धि में हम लंघन करते हैं, फास्टिंग करते हैं। धातु, अभी हम धातु की बात करेंगे, बॉडी टिश्यूज जिसको बोलते हैं। धारयति धारणा धातवा, जो शरीर को मेंटेन करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारे जो बॉडी की एक्टिविटी तो वात पित्त कफ करेंगे। वो किसके मीडिया क्या है? दिस इज एनर्जी एंड मैटर टाइप ऑफ द कोरिलेशन है। जो मैटर पदार्थ कौन से हैं? तो धातु ये पदार्थ है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस का मतलब ऑल द लिक्विड्स, रक्त का मतलब बॉडी ब्लड सेल्स जो है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। मांस का मतलब मसल टिश्यू से कंपेयर कर सकते हैं। मेद धातु फैट या एडिपियस टिश्यू से कंपेयर करेंगे। अस्थि को ऑशियस टिश्यू या बोनी टिश्यू से कंपेयर करेंगे। मज्जा को हम बोन मैरो एंड नर्वस टिश्यू से कंपेयर करेंगे, और शुक्र धातु को रिप्रोडक्टिव टिश्यू से कंपेयर करेंगे। अविकृत, प्राकृत के जो श्रेष्ठ कर्म वाग्भट, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीणनम जीवनम लेपहा, ये देखिए यहाँ पर, स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पाद धातु नाम श्रेष्ठम कर्म क्रमास्मृतम, मतलब रस का श्रेष्ठ कर्म है प्रीणन करना, इंस्टेंट एनर्जी। बिकॉज ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यू गेट द इंस्टेंट एनर्जी। पूरे धूप है और गर्मी के दिन है, और हम जब घर आते हैं तो नींबू पानी लेते हैं, तो नींबू पानी लेने से, लेमन जूस लेने से क्या हो जाता है? प्रीणन कर्म हो, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। रक्त ये जीवन है। जीवन का मतलब हमारे लाइफ सस्टेन करना। ऑक्सीजनेशन का काम ये, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, उसके द्वारा ऑक्सीजनेशन होता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आदमी मर भी सकता है। रोड एक्सीडेंट पर देखते हैं, जब खून ज्यादा निकल जाता है तो आदमी मर सकता है। तो जीवन कर्म है लाइफ मेंटेन करना। मांस का मतलब होता है कवरिंग। हमारे जो अंदर वाले जो एलिमेंट्स है, बॉडी एलिमेंट, जैसे कि हड्डियां हैं, तो उसके ऊपर लेपन करने से एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और उनकी हलचल जो है वो अच्छी तरह से हो जाती है। मेद का होता है फैट टिश्यू, जो है एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट कंटेंट है, तो लिब्रिकेशन का काम करेगा, स्नेहन करेगा हमें शरीर का। अस्थि धातु जो है पूरे बॉडी को, शरीर को मतलब अपनी अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए वो अस्थि धातु काम करता है। मानो कि हमारी हड्डियां, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की जो हड्डियां हैं,
वो कभी कभार बिगड़ जाती है, तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो उस पार्ट की वो निकल जाती है। मज्जा धातु जो है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू, आई एम सॉरी, जो ब्रेन का, जब हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो पूर्ण मज्जा, हमारा जो ब्रेन है वो एक प्रकार है हमारी क्या बोलेंगे, क्रेनियम जो है उसके अंदर, जो हड्डी के अंदर ये ब्रेन बना हुआ है। तो आयुर्वेद का कहना है ये मज्जा धातु प्रधान हमारा मस्तिष्क है। ठीक है, तो पूर्ण कर्म करता है, मतलब फीलिंग का काम करता है। सब नर्वस टिश्यू जो है वो अंदर होते हैं। शुक्र धातु जो है वो रिप्रोडक्शन है, गर्भोत्पादन कर्मा उसका काम है। अभी हम देखते हैं कि ये रस से लेकर शुक्र तक अच्छे अच्छे काम तो फिजियोलॉजिकली करते हैं, फिर जब पैथोलॉजिकली वो बिगड़ जाता है तो वृद्धि में क्या करेंगे, एक्सेसिव स्टेज में, और क्षय में क्या करेंगे। दिस इज अ रैपिड रिवीजन, तो हर एक के बारे में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिर्फ जल्दी जल्दी सुनते जाइए और ध्यान में रखते जाइए। रस धातु से क्या हो जाता है, रस धातु बिगड़ जाने पर आम पैदा हो जाता है और अग्निमांद्य हो जाता है। शरीर में पूरा गुरुता आ जाती है, हेवीनेस आ जाता है, क्योंकि आम है, आलस्य होता है, प्रीणन कर्म चला जाता है, एनर्जी नहीं रहती हमें। और कफ वृद्धि, क्योंकि रस और कफ का आश्रय आश्रय संबंध है, तो रस का वृद्धि का मतलब कफ वृद्धि भी हो जाती है। शरीर में एक प्रकार का स्टेग्नेशन बना रहता है। जब रस कम हो जाएगा, वाटर डिप्लीशन है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या हो जाता है, रुक्षता आ जाती है, पूरा स्किन इलास्टिसिटी चली जाती है, शोष, प्यास ज्यादा लगती है, थकान महसूस होती है, और शब्द असहिष्णुता, ज्यादा जोर जोर से कोई आवाज आ गया तो हमें सह नहीं पाते हम, जो दैट इज इंडिकेट्स द योर हाइड्रेशन इज नॉट प्रॉपर, योर बॉडी हाइड्रेशन, जो वाटर का संबंध है, पानी का संबंध है, वो अच्छी तरह से हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें ड्राई हो गए हैं। बुढ़ापे में ये होता है, देखिए आप, असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता, बच्चे जब चिल्लाते हैं तो बूढ़े लोगों को पसंद नहीं आता, वो बोलते हैं बंद करो, टीवी बंद करो, ये बंद करो, आवाज बंद करो। रक्त धातु जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स पैदा कर देता है, विसर्प, सेल्यूलाइटिस, एरिसिपेलस, विद्रधि, एप्सिस, कफ, लालिमा, अग्निनाश हो जाता है। हाँ, क्योंकि अग्नि रक्त और पित्त का संबंध है, तो पित्त भी कम हो जाएगा, मतलब पित्त भी बिगड़ जाएगा और रक्त भी बिगड़ जाएगा, तो अग्नि का नाश होगा। प्लीहा वृद्धि, स्प्लेनोमेगैली, जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है तो उसमें जो ग्रेवयार्ड बोलते हैं हम, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं, उधर वो हम सब रख देते हैं, ब्रोकन आरबीसीज, तो उसमें प्लीहा वृद्धि हो जाएगी रक्त वृद्धि में। हाँ ठीक है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ द आरबीसीज। देन गुल्फ, कामला, गुल्म, यस, कई प्रिंटिंग मिस्टेक्स यहाँ पर, गुल्म ट्यूमर जैसी बातें आ सकती है, कामला। देन जॉन्डिस, वात रक्त, गाउट यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रक्त पित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया या हिमोफीलिया। उसके बाद रक्त का क्षय जब होता है तो स्पेसिफिक लक्षण है, उस पेशेंट को अम्ल शिशिर प्रीति होती है। प्रिंटिंग मिस्टेक से मैं, मेरे प्यारे दोस्तों माफ कर दो, अम्ल और शिशिर प्रीति मतलब उनको सावर और ठंडा। एक देखिए यहाँ पर एक गुगली है, गुगली का मतलब क्या हो जाता है, अम्ल रस तो ज्यादा उष्ण वीर्य का होता है। फिर ये अम्ल और शीतवीर्य, तीन पदार्थों आप लिख कर रख सकते हैं, जैसे कि आंवला, ये अम्ल रस वाला है, फिर शीतवीर्य है। कोकम शरबत, ये अम्ल रस वाला है, शीतवीर्य है। और दाड़ीम, अम्ल रस वाला है, शीतवीर्य। ये तीन चीजें जो है ना, वो हमें रक्त जब कम हो जाएगा, एनीमिक कंडीशन आ जाएगी, तो हमें च्यवनप्राश देना है, हमें कोकम शरबत देनी है, और हमें दाड़िमा व लेह देना है। ये तीन पदार्थ जो है अम्ल शिशिर प्रीति को पूरा हिसाब से आंसर है उसका। रुक्षता बढ़ जाएगी शरीर का, और सीरा शैथिल्य, आप तो जानते हैं जब ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो सलाइन वगैरह लगाना हो तो सिर, हमें डॉक्टर लोगों को, नर्स को तुरंत नहीं मिल पाती, उसको बोलते हैं सीरा शैथिल्य। ठीक है, मांस धातु जब बढ़ जाएगा तो गलगंड जैसी विकार, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स है, अर्बुद, बड़े बड़े ट्यूमर्स बन जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी, और ग्रंथि, हाँ, सिस्ट जैसी कुछ शिकायत हो सकती है, अधिमांस, ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो सकती है, और उदर वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ मांस क्षय हो जाने पर इंद्रिय दुर्बलता, जो हमारी मोटर एक्टिविटी है, हाथ पैर हिलाने की एक्टिविटी है, उसमें कम पड़ जाएगी, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में न्यूरो जो है एसिटिलकोलिन, उसका प्रमाण भी कम हो जाएगा, और मांस धातु में क्षय जैसी अवस्था, मतलब डेफिशिएंसी दिखेगी। गंड स्फिक शुष्कता, बटक्स जो है, ग्लूटियल मसल जो है, उसमें भी एट्रोफिक चेंजेस दिखाई देंगे, और संधि वेदना, क्योंकि मसल्स अटैचमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अराउंड द बोनी जॉइंट्स। मेद धातु जो है फैट है, तो वो बढ़ने से मांस के समान ग्रंथि, जिसको लाइपोमा हम कहते हैं, थोड़े परिश्रम से थकावट आ सकती है, क्योंकि वो क्या है ना, मसल टोन नहीं है, ज्यादा जाड़ापन है, मतलब ओबेसिटी है, तो उससे कोई फायदा नहीं है हमें। तो उस पर ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन हो सकता है, ओबेस पर्सन को ये आता है प्रॉब्लम। श्वास, जब ब्रेथलेसनेस आएगी उसको श्वास बोलते हैं। स्फिक उदर स्तन, मतलब वो पेंडुलम जैसी उनकी मूवमेंट हो जाएगी, जैसे सेंट्रल ओबेसिटी में जो ना ऐसा लपकता दिखता है, जो ब्रेस्ट और उदर है वो।
उसके साथ साथ मेदक क्षय जब होता है तो प्लीहा वृद्धि हो जाएगी। ये स्पेसिफिक लक्षण है मेदक क्षय में प्लीहा वृद्धि। कटी में शून्यता, मतलब जो पेल्विक रीजन है उसमें पूरी की पूरी ताकत चली गई है ऐसा दिखता है, और पूरे अंग में कृशता आ जाती है, वेट लॉस हो जाएगा। अस्थि धातु की वृद्धि होने से अधिअस्थि एक्सेसिव टीथ यहां पर दिखाई देते हैं, कैल्केनियल स्पर्स ऐसी शिकायत हो सकती है। और जब क्षय हो जाता है, बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है, तो अस्थि में वेदना हो जाएगा। अस्थि वेदना मतलब हड्डियां में दर्द हो जाएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, रीढ़ की हड्डियां या कमर की हड्डियां सब जॉइंट पेन चालू हो जाएंगे। नख केश दंत का गिरना, दांत गिरने चालू हो जाएंगे। उसके साथ साथ केश और दंत की नख की भी शिकायत, रुक्षता आ सकती है नख के रीजन में। मज्जा धातु जो है वो नेत्र और अंग में पूरा गुरुता निर्माण करेगा वृद्धि से, क्योंकि अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कंडक्टिविटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पर्वों में स्थूल मूल वाली असाध्य फुंसियां का होना, दिस इज अ रिसर्च टॉपिक। आई पर्सनली डोंट हैव मच डाटा फॉर दिस मैटर, बट दिस इज अ टिपिकल फीचर मेंशन फॉर द मज्जा वृद्धि। ये है जैसा याद रखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो उसके ऊपर आपके टीचर्स के साथ कुछ रिसर्च की बातें कर सकते हैं। मज्जा धातु का क्षय हो जाने पर भ्रम पैदा हो जाता है, गिडीनेस, क्योंकि स्निग्ध प्रधान धातु है ये हमारे शरीर का, स्निग्धता कम हो जाएगी, लुब्रिकेशन कम हो जाएगा। अस्थि सौशीर्य, हड्डियों में भी उसका असर पड़ जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। शुक्र वृद्धि के कारण अतिक कामता, एक्सेसिव डिजायर बन जाएगी सेक्स की। शुक्राश्मरी, कुछ कैलकुलस जैसी शिकायत, स्रोतरोध बन जाएगा पूरे हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो भी चैनल्स है, जैसे इजैकुलेटरी डक्ट है, वास डिफरेंस है, उसमें कई कबार ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा। उसको शुक्राश्मरी नाते से हम देख सकते हैं, स्ट्रिक्चर्स इवन। शुक्र क्षरण जब डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो शुक्र क्षरण इजैकुलेशन जो है उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। कभी कभी इजैकुलेशन के टाइम खून भी आ सकता है और दर्द हो सकता है ये सेक्सुअल एक्टिविटी में। उसके बाद हम बात करेंगे चिकित्सा कैसे करते हैं। रस वृद्धि होती है तो लंघन करना है, और रसक्षय हो जाएगा तो ब्रूहण करना है। ब्रूहण का मतलब ज्यादा लिक्विड्स आपको देना है, लिक्विड एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद आता है ये रक्त धातु। रक्त धातु की वृद्धि में हाइपरटेंशन की शिकायत हो, आप ट्राई कर सकते हैं रक्तस्राव, स्काल्पेल लगाकर एक 50 100 100 ml हाइपरटेंशन का इंस्टेंट हमने ब्लड लेटिंग कर दिया, तो बीपी टेम्पररीली कम हो सकता है। हाँ, बहुत इंस्टेंट उसकी मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। विरेचन भी दे सकते हैं जब भी रक्त वृद्धि होती है, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है, और पित्त दोष की चिकित्सा विरेचन है। उसके साथ रक्तक्षय जब हो जाएगा, तो दाढ़ी मावले जैसे मैंने कहा च्यवनप्राश ब्रूहण कर देगा। मांस धातु की वृद्धि होने पर शस्त्र का इस्तेमाल, क्षार का इस्तेमाल और अग्निकर्म करना पड़ेगा, और क्षय होता है तो हमें ब्रूहण करना पड़ेगा। बाहर से हम माश तेल से मसाज कर सकेंगे, और अंदर से भी कुछ न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस दे सकते हैं। मेद धातु की वृद्धि हो जाने पर ओबेसिटी, फास्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन क्षय हो जाने पर ब्रूहण करना चाहिए। अस्थि धातु की वृद्धि होने पर पंचकर्म और बस्ती, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि अस्थि और वात दोष का आश्रय संबंध है। और जब क्षय हो जाता है, जब बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है, ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट इस तिक्त द्रव्यों के साथ हम बस्ती चिकित्सा करते हैं। ठीक है, मतलब मेडिकेटेड मिल्क बना देते हैं। ठीक है, उसके साथ घृत भी इस्तेमाल करेंगे, तिक्त क्षीर घृत। मज्जा धातु की वृद्धि होने पर लंघन करना चाहिए। मज्जा धातु की क्षय होने पर मधुर और तिक्त नरस और मैथुन और मतलब मद्य या निद्रा, इसका इस्तेमाल युक्तिपूर्वक करना चाहिए। धातु क्षय वृद्धि का कारण बेसिकली क्या है? हमारी कायाग्नि या जठराग्नि का एक अंश धात्वग्नि के रूप में स्थित होता है। धात्वग्नि ये धातु के मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम करता है, पचन करने का काम करता है। धात्वग्नि जब मंद हो जाएगा तो धातु की वृद्धि होती है। जितनी कफ धात्वग्नि होती, धातु उतनी ही ज्यादा बनेगी। जितनी कफ धातु मतलब धात्वग्नि है तो हम धातु बना सकते हैं, फिलहाल ज्यादा तेज चलती है तो धातु क्षय हो जाएगा, जब मंद हो जाएगा तो धातु की वृद्धि हो जाएगी। धात्वग्नि की अतिवृद्धि होने पर धातुओं का क्षय हो जाता है, अपोजिट है, एंटेगोनिस्टिक। पूर्व धातु के अधिक बनने पर अगली धातु भी अधिक बनती है। रस वृद्धि से रक्त वृद्धि होगी, रक्त वृद्धि से मांस वृद्धि होगी। पहली धातु क्षीण होने से उत्तरोत्तर सभी धातु, क्योंकि आयुर्वेद केदार कुल्या न्याय मानता है। आयुर्वेद हैज अ बिलीफ, आयुर्वेद की एक विश्वास है कि एक धातु का दूसरा धातु से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन के हिसाब से संबंध है, तो पहले धातु का इफेक्ट दूसरे धातु पर जरूर हो सकता है। ठीक है, मल आयुर्वेद में 3 प्रकार के हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद, यूरिन, स्टूल्स एंड द स्वेट। जो शरीर को मलिन कर देता है, जब भी उसकी मतलब मल तो शरीर के बाहर जाना चाहिए,
तो जब शरीर में ही रहते हैं तो मलिनीकरणात् मलः। एक उदाहरण देता हूं, किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन होकर जब हमारी पेशाब जो है वो बाहर निकलनी चाहिए, यूरिन बाहर जाना चाहिए, क्योंकि यूरिया इन इज यूरिन, यूरिया नाम का जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। जब कुछ क्रॉनिक रीनल डिसीज होता है, सीकेडी बोलते हैं ना, उसमें किडनी का फंक्शन डैमेज हो जाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, पेशाब नहीं अच्छी बनेगी, तो उसके द्वारा ये यूरिया जो है ना वो ब्लड में बाकी पीछे रह जाएगा। और जब यूरिया का प्रमाण ब्लड में बढ़ जाएगा तो यूरेमिया हम कह सकते हैं। और यूरेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको पेशेंट में अनकॉन्शियस, कोमा और फाइनली इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एंड अर्जेंटली इट कैन कॉज ए डेथ। सो ऐसे इसीलिए उसको मल कहते हैं कि मलिनीकरणा, इट कैन क्रिएट ए टॉक्सिन लाइक सम प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। मल शरीर के साथ में होते हैं, मतलब वो ठीक है, हमारे पूरे घर में भी आप जानते हैं कि जैसे किचन होता है, बेडरूम होता है, सिटिंग रूम होती है, वैसे हमारी टॉयलेट्स भी हर घर में होनी चाहिए। वैसे तो मल ऐसे कई नहीं कि नॉर्मली तो होने ही चाहिए, कोई भी मेटाबॉलिज्म है तो मल का निर्माण तो हो जाएगा। मल को शरीर से बाहर निकलना अत्यावश्यक है एट ए प्रॉपर टाइम एंड ए प्रॉपर अच्छी वक्त और अच्छे स्वरूप के द्वारा, अच्छे वेग के द्वारा वो बाहर निकलना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनेक रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। सामान्य मात्रा पर जब ज्यादा मल बन जाएगा तो शरीर को रुक जाएगा, वो शरीर में तो हानि पहुंचाती है। अविकृत लक्षण मतलब फिजियोलॉजिकली पुरुष क्या काम करता है, वो शरीर को अवष्टंब मतलब धारण कर्म करता है। मतलब प्रॉपर ढंग से जब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो इसका एक सीधा साधा लॉजिक ऐसा है कि जब वेस्ट प्रोडक्ट अच्छा है तो हमारा प्रॉपर मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है। हर एक पेशेंट, हर एक व्यक्ति को जब सुबह मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अच्छा होता है, टट्टी अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स कि उसका अग्नि, इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा चल रहा है। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा होता है तो अपने आप शरीर का धारण कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अवस्टंभ फंक्शन। आप तो जानते हैं कि जब लूज मोशंस आपको हो जाएंगे, ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो कभी कभार आपको सलाइन न लगाने से आदमी बेशुद्ध पड़ सकता है, कभी कभार बच्चे हो या वृद्ध व्यक्ति हो तो मर भी सकते हैं। तो ये अवस्टंभ का मतलब ये पूरा तरीके से हमें ध्यान लेना चाहिए। मूत्र जो है वो क्लेद वहन का कार्य करता है। क्लेद का मतलब होता है द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द टिश्यू मेटाबॉलिज्म। धातु की चयापचय प्रक्रिया के जो प्रोसेस होती है उसमें जो द्रव स्वरूप का जो मल पदार्थ है उसको आयुर्वेद ने क्लेद कहा है। जैसे कि हमारी एक क्या बोलते हैं ना, यूरिया है और जो पदार्थ है, तो ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है। उसका वहन करना, वो उसका फिल्ट्रेशन करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, ये काम मूत्र करता है। स्वेद क्लेद विधृति करता है। यहाँ क्लेद का अर्थ अलग है, ऊपर वाला क्लेद अलग है, यहाँ पर मतलब एक तरीके से समान है, दोनों में लिक्विड घटक का हमने जिक्र किया है। फिर क्लेद विधृति का मतलब होता है जो हमारी शरीर की जो लिक्विड पार्ट है, क्लेद है, उसको एक ऑप्टिमल लेवल पर मेंटेन भी करना चाहिए, हाइड्रेशन बोलते हैं, तो वो कार्य स्वेद करता है। अभी विकृत लक्षण देखिए, पुरुष का जब क्षय हो जाएगा, स्टूल मतलब कम मात्रा में हो जाएगा तो बाहर नहीं जाएगा, तो रुत पार्श्व में पीड़ा हो सकता है, पेन इन द चेस्ट रीजन एंड द एब्डोमिनल रीजन। वायु शब्द के साथ उदर में घूमती है, मतलब पूरा शरीर में गुड़गुड़ापन, आवाज आ जाएगी। और पुरुष का जब वृद्धि हो जाएगी तो आधमान, पेट फूल जाना, आटो गुड़गुड़ आवाज होना, गुरुता हेवीनेस एंड पेन, वेदना का मतलब पेन होता है। मूत्र जब क्षय हो जाएगा तो मूत्र ओलिगुरिया हो जाएगा, अल्प मात्रा में बाहर आ जाएगा, कठिनाई के साथ आना, मूत्र कृच्छ्र बोलते हैं, वेदना हो सकती है, विवर्णता आ सकती है और कभी कभार उसमें खून भी निकलता है, तो ये सब मूत्र क्षय के लक्षण है। वृद्धि में मूत्र त्याग करने पर संतुष्ट नहीं होती, बार बार पेशाब को जाने को जी करता है और बस्ती में कंजेशन की द्वारा मतलब पीड़ा हो सकती है, ब्लैडर पेन जिसको बोलते हैं। स्वेद का क्षय हो जाने से रोमच्युति, ये जो रोम है वो निकल जाएंगे, रोम स्तब्धता और त्वक स्फुटन, ड्राइनेस आ जाएगा। जब स्वेद वृद्धि हो जाएगी तो अति स्वेद आ जाएगा, उसमें दुर्गंधता हो सकती है, उसमें कंडू पैदा हो सकती है। अभी चिकित्सा करनी है हमें, तो पुरुष वृद्धि में अतिसार नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। जो भी हम लूज मोशंस के लिए ट्रीटमेंट देते हैं वही पुरुष वृद्धि के लिए ट्रीटमेंट है। जब पुरुष कम पैदा निर्माण होता है तो जव का इस्तेमाल कीजिए, उड़द, राजमा, भेड़ बकरी के मध्य भाग का मांस प्रयुक्त करते हैं आयुर्वेद में। मूत्र की वृद्धि होती है तो प्रमेह नाशक, जैसे कि हम प्रमेह के डायबिटीज मेलिटस की चिकित्सा करेंगे वैसे ही मूत्र वृद्धि में चिकित्सा करेंगे। मूत्र क्षय हो जाता है तो मूत्र कृच्छ्र नाशक, डिसयूरिया जिसको बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट देंगे।
स्वेद का जब वृद्धि हो जाएगी तो स्तंभन और शीतल उपचार करेंगे, ठीक है। कोल्ड ऑल द फूड स्टफ, शीत वीर्य का पदार्थ, शीत वीर्य की वातावरण, इसमें आपको रहना चाहिए। क्षय हो जाता है मतलब स्वेद का, तो हम क्या करेंगे, व्यायाम करने की कोशिश करेंगे, अभ्यंग स्वेदन, आयुर्वेदिक मद्यपान देंगे, आस्वारिष्ट का इस्तेमाल करेंगे और ज्वर की चिकित्सा करेंगे। डायफोरेटिक्स यूज करते हैं ना। सब अवस्थाओं में दोष, धातु और मल ये शरीर को मूल कहे गए। मूल मतलब रूट्स, दे आर द बेसिक सब्सटेंसेस बाय विच योर फिजियोलॉजी एंड इज मेंटेन्ड एंड पैथोलॉजी इज क्रिएटेड इफ दे आर एबनॉर्मल। जो विकृत हो जाते हैं तो तकलीफ देते हैं, जो प्राकृत रहते हैं तो शरीर को भगवान जैसे आशीर्वाद देकर अच्छे अच्छे काम बनाते हैं। अभी ओज क्या है, रसादी सभी धातुओं का जो इसेंस है, उत्कृष्ट तेज या ऊर्जा है, उसको हम ओज कहते हैं। आजकल की भाषा में जो रेजिस्टेंस पावर है हमारे शरीर की, बैक्टीरिया वायरसेस के साथ हम जब लड़ते हैं तो इसके लिए ये इम्यूनिटी या ओज हम चर्चे में लेते हैं। ये ओज का स्वरूप कैसा है, स्निग्ध है, सौम्य है और लाल पीले वर्ण का होता है। स्थिति कहां पर है, वो ये ओज हृदय में स्थित रहता हुआ संपूर्ण शरीर में उसकी एक्टिविटी या इफेक्ट दिखाई देता है। ओजो को जीवन का आधार कहा गया है। इसके नाश होने पर जीवन नष्ट हो जाता है। ओज के कारण शरीर में विविध प्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आचार्य चक्रपाणी दो प्रकार के ओज मानते हैं, एक पर ओज और एक अपर ओज। पर ओज हृदय में रहता है, उसका प्रमाण बहुत कम होता है, 8 ड्रॉप्स। ये रिसर्च का पॉइंट है। अगेन अपर ओज जो है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है और उसका प्रमाण, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, अर्धांजलि। जहां कहां भी आयुर्वेद में डेफिनेशन है, जहां कहां भी आपको नंबर्स मिलेंगे, वो एमसीक्यू का सवाल है, ऐसा आपको जानना चाहिए। पर ओज के नाश होने पर मृत्यु निश्चित होती है। ओज के क्षय जब होता है, डेफिशिएंसी होती है, तो कौन सी लक्षण मिलेंगे आपको, क्रोध, शोक, चिंता, भूख, प्यास, सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वो व्यक्ति जो डरा हुआ लगता है, बिना कारण वो चिंता करता है, इंद्रियों में उसकी वेदना चालू हो जाती है, कांति मलिन हो जाती है और उत्साह पूरा निकल जाता है। दुर्बल और कृश ये व्यक्ति बन जाती है, जैसे कि HIV आप तो जानते हैं, एड्स जानते हैं। हाँ, तो इस बीमारी का जो साधर्म्य है वो ओज क्षय से रिलेटेड है। चिकित्सा क्या करेंगे ओज क्षय में, जीवनीय गण की औषधियां, दूध पीना। ये दूध जो है ना, दुग्धाहार, वो आयुर्वेद ने बहुत मायने रखता है कैंसर के पेशेंट्स के लिए, HIV पेशेंट्स के लिए। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि ऑर्गेनिक मिल्क यूज करना चाहिए, दूध है, मांसरस देना चाहिए। दोषों की रोगोत्पत्ति का क्रम, मतलब जब दोष बिगड़ कैसे जाते हैं, मधुर आदि रस का सेवन ज्यादा करेंगे तो उसके द्वारा दोष दृष्टि हो जाएगी। दोष जब बिगड़ जाते हैं, वात पित्त कफ, तो वो चुपचाप नहीं बैठते। वो जो भी शरीर के धातु हैं, जो कमजोर है धातु, उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। कमजोर धातु का मतलब धातु की जो सारता है वो हीन सारता हो या मध्यम सारता हो। धातु सारता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। धातुओं पर हमला बोलने के कारण धातु को दुष्ट बनाते हैं, मतलब दोष दुष्ट के ऊपर हमला करते हैं और एक पैथोलॉजिकल जो एमलगमेशन बन जाता है, जो परिणाम होता है, उसको बोलते हैं दोष दुष्य सम्मूर्छना। और दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि ही। प्रकुपित दोष जब धातुओं के ऊपर हमला बोल देते हैं तो जो भी स्थिति पैदा होती है उसके द्वारा ही हमारी सब व्याधियां निर्माण हो जाती है। तो दोष दृष्टि से धातु दृष्टि हो गई, धातु दृष्टि से मल दृष्टि भी हो गई है, स्रोतस दृष्टि हो जाएगी और उसके कारण रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। वृद्धि क्षय की एक चिकित्सा का एक सिद्धांत दिया है आयुर्वेद ने। अस्थि धातु है तो उसमें ब्रूहण चिकित्सा करना है और इसमें क्षय चिकित्सा लंघन करनी है। रक्त एवं स्वेद में अपतर्पण, जब वृद्धि होती है तो अपतर्पण करना है और जो क्षय होता है तो संतर्पण करना है। रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र वृद्धि जब होती है तो अपतर्पण, अपोजिट ट्रीटमेंट। जब हाइपर न्यूट्रिशन है तो अंडर नरिशमेंट देना है और क्षय जब हो जाता है, कमी है, तो हमें संतर्पण करना है, मतलब एनाबॉलिक इफेक्ट्स देने वाली जो जीवन शैली है, जो आहार विहार है, वो हमें लेने चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन इतना ही काफी है। आपको किसी को भी किसी मेडिकल प्रॉब्लम की शिकायत है तो हमें जरूर संपर्क करें। आयुर्वेद एकेडमी के पास बहुत सारे, एक टीम मिलाकर हम काम करते हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, सभी प्रकार के डॉक्टर्स मौजूद है। तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है 9226810630 के ऊपर। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगे तो कृपा करके वीडियोस आप लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें।
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा, आपके कृपा और मतलब क्या बोलते हैं ना, सपोर्ट हमेशा चाहिए। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर।